एक ऐसा टाइम लूप जिसमें कि ये टेररिस्ट बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। इसके पास एक खतरनाक वायरस था जो एक ही बार में पूरे इंटरनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी एक छोटे से पेन ड्राइव में। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक कैफे में मौजूद पेंटिंग को दिखाते हुए, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही थी। उससे ज्यादा वियर्ड होता है कि एक फ्रैंक नाम का आदमी उसी जगह पर खड़ा था और वो लगातार उसी फोटो फ्रेम को देखता ही जा रहा था। फ्रैंक की रिफ्लेक्शन उस फोटो फ्रेम पर बन रही होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो उससे कुछ दूसरा ही रिएक्ट कर रही थी। अब ये चीजें ज्यादा देर तक टिक पाती तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में घुस रहे थे। उन लोगों ने तो ब्लैक सूट पहना हुआ था और उनके पास एडवांस गन थी। वो उसी की मदद से सीधा फ्रैंक के ऊपर शूट करते थे। फ्रैंक बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद जब फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है तो वो एकदम से चौंक गया था। दरअसल वो एक बहुत ही अनजाने चैम्बर में पहुंच गया था। फ्रैंक वहाँ से उठकर चैम्बर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन ऐसा कोई डोर या फिर ओपनिंग उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। कुछ देर तो लगी फ्रैंक को रिकवर होने के लिए, पर जब वो अपने पूरे सेंसेस में आ जाता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगा। अब इस बात थी कि किसी को भी छोटे से चैम्बर में सफोकेशन तो होगी ही। फ्रैंक की बातें तो कोई सुन ही नहीं रहा था, इसीलिए वो अपना सर भी पटकने लगा दीवार के अंदर। ये सारी चीजें फ्रैंक की फ्रस्ट्रेशन होती है जो कि इस जगह पर निकल रही थी। फ्रैंक तो चिल्ला कर कहने लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, चाहे जो भी हो, मैंने गलत काम नहीं किया। इतने सारे जोर से आवाजें करने के बाद अचानक अब सीलिंग से एक कैमरा निकलता है। इस कैमरे से तो अब रिस्पॉन्स आने लगा था जिस तरीके से फ्रैंक बात कर रहा होता है। कैमरे के माइक से बताया गया कि उसका नाम हावर्ड है और वो यहाँ पर उसकी सारी जरूरतें पूरी करने आया है। फ्रैंक ने तो यहाँ सारी चीजों के अलावा सिर्फ ये पूछा कि मुझे यहाँ कैद क्यों करके रखे हैं। तब जाकर हावर्ड ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें एक प्रोसेस के अंदर रखा गया, जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। फ्रैंक एकदम कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसा प्रोसेस है जो एक चैम्बर में उसे बंद करके रखे हैं, पर हावर्ड इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रैंक को प्रोवाइड नहीं करता। इनफैक्ट अब फ्रैंक को भूख लगी होती है तो हावर्ड उसके लिए सारे रिसोर्सेज अरेंज करके भी देता है। जरूरत की सारी चीजें हावर्ड ने कह दी थी कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, पर तब तक तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और इसी चैम्बर में बैठे रहना है। बेचारा फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डर कर एक जगह पर बैठ जाता है। वो तो यहाँ लैब का चूहा लग रहा था जिस पर कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ खाना खाने के बाद फ्रैंक को गहरी नींद आ जाती है। फ्रैंक ने जब यहाँ पर अपनी आंखें खोली तो वो एक रूम में मौजूद था। ये रूम पिछले वाले चैम्बर से अलग होता है। फ्रैंक की याददाश्त एकदम से धुंधली हो चुकी होती है। अब वो जाकर फ्रेश होकर सीधा अपने लैपटॉप से एक पेन ड्राइव निकालता है। उस पेन ड्राइव को लेकर वो बाहर की तरफ चला गया और एक ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन से अब लगातार सफर करते हुए उतरने के बाद वो पहुँच गया एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर वो यूजुअली आया करता था। फ्रैंक अब यहाँ पर काफी खुश मिजाज का था तो वो कई सारे लोगों से बातचीत करता। उसी जगह पर हमें गैबी नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो उस रेस्टोरेंट की ओनर थी। फ्रैंक और गैबी के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत होती ही रहती, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि फ्रैंक वापस से उसी फोटोग्राफ के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये वही मोमेंट था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया होता है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वापस से घटित हो रही हैं। और पिछले बार की तरह कुछ लोग गन लेकर अंदर घुस जाते हैं और उन्होंने फ्रैंक को शूट करके बेहोश कर दिया था। फ्रैंक अब यहाँ फिर से उस अनजान चैम्बर में अपनी आंखें खोलता है, यानी फ्रैंक के साथ जो चीजें हो चुकी हैं वही वापस से दोहराई जा रही हैं। फ्रैंक इतना तो समझ चुका था कि ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वैज्ञानिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक सच्चाई पता चलती है कि उस पूरी जगह का जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रैंक और उसके कुछ साथी इन लोगों के एकदम अगेंस्ट होते हैं, यानी इन्हें अपोजिशन पार्टीज कह सकते थे जो कि रूलिंग पार्टी को गिराने की हमेशा से कोशिश करते थे। फ्रैंक जो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा अच्छा था वो एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए भी काम करता है और उसी ग्रुप ने फ्रैंक को कहा था कि तुम एक ऐसा वायरस बनाओ जो कि रूलिंग मेंबर्स की पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम करके रख दे। उस रूलिंग कम्युनिटी का नाम ISM था। शॉकिंग बात होती है कि फ्रैंक ने बहुत कम समय में वो वायरस बना भी लिया। अगर ये वायरस इंटरनेट पर अपलोड किया गया तो हो सकता है कि ISM के सीक्रेट्स के बारे में सभी को पता चल जाए और पूरी पृथ्वी पर मौजूद इंटरनेट एकदम से ठप पड़ जाए। और ये सारी चीजें जब ISM वालों को पता चली तो वो इन्हें होने कैसे दे सकते थे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने कई सारे आदमियों को बोलकर फ्रैंक को पकड़वा लिया। वो उसे अपने चैम्बर में लाकर बंद कर देते हैं ताकि उनके ऊपर प्रोसेस किया जाए। ISM वालों ने तो वहाँ पर एक एडवांस AI भी रखा था जो कि कैमरे के थ्रू उससे बात कर सकता है, यानी कि वही कैमरा वाला हावर्ड नाम का AI। ये इसीलिए क्योंकि ISM वालों को ये पता करना था कि फ्रैंक ने वो वायरस वाला पेन ड्राइव कहाँ छुपा कर रखा है। इसके बारे में फ्रैंक ऑब्वियसली डायरेक्टली बताएगा नहीं, इसीलिए ISM उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो एक तरीके से उसके विजन्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकता है। और फ्रैंक को तब तक चैम्बर में रखकर प्रोसेस किया जाएगा जब तक
तक उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। इसी वजह से उन्होंने हावर्ड नाम का वो एआई रखा था ताकि वो उससे बातचीत करते रहे और फ्रैंक की मेंटल कंडीशन एकदम से ठीक रहे। बेचारे फ्रैंक को बुरे काम का बुरा नतीजा मिल रहा था। अब यहाँ बात आती है कि फ्रैंक की तरह अगर कभी हम भी इस मिस्टीरियस चैम्बर में फंस जाए, आखिर हम बाहर निकलने का रास्ता कैसे पता लगाएंगे। अब ये बात तो सिंपल थी कि भले ही हमें चैम्बर में कोई डोर या फिर विंडो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहाँ हिडन डोर्स होते हैं। उसी के रास्ते से ऑब्वियसली हमें अंदर की तरफ लाया गया होगा। तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि शांति बनाए रखिए और दीवारों और सीलिंग के ऊपर बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि वहाँ कुछ चेंजेस है कि नहीं। वॉल के ऊपर हाथ मार के साउंड क्रिएट करने चाहिए जिससे कि ओपनिंग्स के ऊपर साउंड एकदम अलग आते हैं। या फिर दूसरा वे हो सकता है कि किसी बटन या फिर पजल को सॉल्व करना। यूजुअली ऐसे मिस्टीरियस कमरे में जहाँ डोर नहीं विजिबल है उस जगह पर ऐसे बटन पैटर्न्स होते हैं जिससे कि हमें उस समय आइडेंटिफाई करना होगा। उसे अच्छी तरीके से पता करने पर वहाँ से ऑब्वियसली बाहर निकला जा सकता था। और या तो ये पूरा प्रोसेस एक टेस्ट की तरह लिया जा रहा है तो सिंपली हमें वो रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी जिसके लिए हमें यहाँ पर बंद करके रखा गया है। क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं वो हमें 24/7 देख रहे हैं और करेक्ट आंसर मिलने पर शायद वो तुम्हें जाने दे। लेकिन फ्रैंक की कंडीशन देखकर लग रहा था कि उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ हावर्ड नाम के उस एआई ने फ्रैंक को कई सारी चीजें खाने के लिए दी थी और कॉफी भी प्रोवाइड की जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। इन चीजों को खा पी लेने के बाद फ्रैंक आराम से सो जाता है। सुबह उठने पर हावर्ड तो उसे ग्रीट कर रहा था, पर अचानक हावर्ड नाम के उस एआई ने नोटिस किया कि फ्लोर के ऊपर कुछ लिक्विड गिरा हुआ है। हावर्ड ने तुरंत ही फ्रैंक से पूछना स्टार्ट कर दिया कि वो लिक्विड क्या है। तब जाकर फ्रैंक बताता है कि मुझे टॉयलेट आई थी तो मैंने वहाँ पर पी कर दिया। हावर्ड तो अब यहाँ पर फ्रैंक को बताने लगा कि अगर तुम्हें आगे से कुछ ऐसा करना होगा तो मुझे बताना। हावर्ड तो तुरंत ही एक कमांड देकर उस जगह पर एक छोटा सा वॉशरूम बनवा देता है। फ्रैंक इस तरीके की टेक्नोलॉजी को देखकर काफी चौंक गया था और वो उस वॉशरूम के अंदर भी जाने लगा। अचानक वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। उसे कुछ तो अजीब तरीके की आवाजें आने लगी थी जो ठीक उसके चैम्बर में मौजूद होती है। कुछ मिनटों बाद जब दरवाजा ओपन होता है तो उसका पूरा फ्लोर एकदम से साफ था, यानी उसका पी भी एकदम क्लियर हो चुका होता है। फ्रैंक तो एकदम से चौंक गया और हावर्ड से पूछने लगा। तब जाकर हावर्ड यही रिस्पॉन्स करता है कि रूम सर्विस ने इसे साफ किया है। अब फ्रैंक को इतना समझ गया कि अगर इस कमरे में कोई आया होगा तो यहाँ पर कोई तो डोर होना चाहिए जिससे वो अंदर बाहर जा रहे हैं। उसी डोर के बारे में अब फ्रैंक को पता करना होगा। फ्रैंक बहुत जोर जोर से हावर्ड पर चिल्लाने लगा, पर तभी चैम्बर के अंदर कुछ गैसेस लीक होने लगती हैं। इन गैसेस की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फ्रैंक जमीन पर गिर गया। वहाँ पर एक डोर ओपन हो जाता है जिसमें से एक छोटा सा रोबोट वहाँ पर आया और उसने एक इंजेक्शन लगाकर फ्रैंक को बेहोश कर दिया। फ्रैंक बेचारा बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था और अगले मोमेंट में वो अपनी आंखें किसी दूसरे रूम में ओपन करता है। ये उसकी शायद डेली लाइफ थी जिसमें कि वो हमेशा की तरह तैयार होता और बाहर की तरफ ट्रेन में जाता। ट्रेन का सफर तय करके वो रेस्टोरेंट में पहुँचता है उसी गैबी नाम की लेडी के पास। यानी ये चीजें फिर से हो चुकी थी जो कि वापस से दोहराई जा रही है। पिछले बार की तरह ही फ्रैंक उस फोटो फ्रेम को देखता है और पीछे से दो आदमी आकर उसे शूट कर देते हैं। वो फिर से मिस्टीरियस रूम में आकर कैद हो जाता है। अब तक तो यहाँ फ्रैंक को भी समझ में आ चुका था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा तो ये टाइम लूप इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर वो इस चैम्बर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो ऑब्वियसली वो अपने सवालों का जवाब पता कर सकता है। इसीलिए अब फ्रैंक एकदम रैंडमली बिहेव करते हुए एक पिलो लेता है और पिलो को निकालकर उस कैमरा के ऊपर लगा देता है। अब यहाँ कैमरा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो चैम्बर में वही अनजान गैसेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया। पर फ्रैंक इस बार पूरी तैयारी के साथ होता है। उसने अपने टी शर्ट की मदद से अपनी नाक बंद कर ली जिससे कि वो गैसेस इनहेल नहीं कर पाए। वो तो अब एक छोटा सा रॉड लेकर साइड वाले एरिया में छुप जाता है। उस पूरे चैम्बर में वो छोटा सा दरवाजा ओपन हुआ जहाँ पर वो रोबोट अंदर आ रहा होता है। ऑब्वियसली वो रोबोट फ्रैंक को बेहोश करना चाहता था, लेकिन फ्रैंक उस रॉड की मदद से रोबोट को पूरा खराब कर देता है। रोबोट के डीएक्टिवेट होने के बाद फ्रैंक उसी ओपन हुए एरिया से बाहर निकल गया था। वो पूरा एरिया ऊपर की तरफ के एक रास्ते पर जा रहा होता है जिसे फॉलो करते हुए फ्रैंक बाहर निकल गया था। लेकिन उसने जब चारों तरफ नजर घुमाई तो ये डेजर्टेड प्लेस होता है, यानी ये पूरी चीजें अंडरग्राउंड में एक्सपेरिमेंट की जा रही है। फ्रैंक उस जगह से सीधा भागते हुए एक शॉप के पास आ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। सबसे पहले उसे बहुत प्यास लग रही होती है तो उसने एक बॉटल निकाल कर पी ली। अब फ्रैंक ने जब अपनी नजर घुमाई तो उसे दीवार के ऊपर वही फोटो फ्रेम दिखाई देती है जैसे कि उसने हर बार एक रेस्टोरेंट में देखा है। उस फोटो फ्रेम को देखते ही अचानक फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है और वो वापस से पहुंच गया था उसी मिस्टीरियस चैम्बर के अंदर। फ्रैंक एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो बात ये थी कि आईएसएन वाले अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रैंक की सारी याददाश्त को चेक कर रहे हैं और वो सब फ्रैंक की यादों में उसी पेन ड्राइव को ढूंढ रहे थे जिसमें कि वायरस मौजूद था। लेकिन फ्रैंक पता नहीं क्यों उस पेन ड्राइव के बारे में बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहा होता और जब तक फ्रैंक से उन्हें उस टाइम लूप के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक वो इसी तरीके से टाइम लूप में घूमता ही रहेगा।
अब यहाँ फ्रैंक उस मोमेंट को याद करता है जब वो रेस्टोरेंट में मौजूद होकर गैबी से बातचीत करता है। उस समय हर एक चीजें वैसे ही हो रही थी जैसे अब तक होती आ रही हैं। लेकिन फ्रैंक जब टेबल पर जाकर बैठता है और गैबी उसके लिए कॉफी लाती है तो वो उससे बिल्कुल पैसे नहीं लेती, क्योंकि गैबी को पता था कि ये हमेशा का कस्टमर है और ये बिजनेस में काफी फायदा कराता है। तो इसीलिए आज की कॉफी फ्रैंक के लिए एकदम फ्री होती है। अब फ्रैंक तो वेट ही कर रहा था कि कब वो दोनों ऑफिसर आएंगे और उसे मार देंगे, जिससे कि वो वापस अपनी आंखें उसी रूम में खोलेगा। पर कुछ देर तक वेट करने के बाद पता चला कि वो ऑफिसर्स तो आ ही नहीं रहे। इन चीजों पर गौर करने के बाद फ्रैंक ये नोटिस करता है कि उसने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। वहाँ पर कई कैमरास भी लगे हुए थे जो ऑब्वियसली आईएसएन के हो सकते हैं और वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका बिहेवियर है। फ्रैंक ने कॉफी के बिल्कुल पैसे नहीं दिए थे तो ये पूरा पैटर्न चेंज ही हो गया। इसी वजह से आगे की चीजें अब परफॉर्म नहीं हो रही। फ्रैंक अब तुरंत ही वहाँ से उठता है और उस जगह पर मौजूद आईएसएन के एक हार्डवेयर को चेक करने लगता है। ये एक ऐसा डिवाइस था जो हर एक मोशन पर डिटेक्शन करता था। फ्रैंक जो कि टेक्नीशियन होता है, उसे इन चीजों के बारे में पता था। वो तुरंत ही उस डिवाइस में एक आईडी ओपन करता है जो ऑब्वियसली उसका ही होना चाहिए, लेकिन वो आईडी किसी और का था। फ्रैंक को अब थोड़ा शक होने लगा कि कहीं आईएसएन वाले गलती से उसे यहाँ पर नहीं लेके आ गए। उन्हें किसी और को पकड़ना था, लेकिन फ्रैंक इस चीजों में फंस चुका है। फ्रैंक को इस समय पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास वो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव के बारे में मानो उसकी याददाश्त एकदम चली ही गई थी। अब फ्रैंक उस डिवाइस की मदद से एक कॉफी को ऑर्डर कराता है तो ये पैटर्न एकदम से कंप्लीट हो गया था। यानी थोड़ी देर के अंदर ही उस जगह पर वो दोनों ऑफिसर आ जाते हैं और उसे गोली मारकर ट्रांसफर कर देते हैं उसी रूम में। बेचारा फ्रैंक का दिमाग अब फटा जा रहा था कि आखिर वो जितने बार भी कोशिश करे वापस वो चैम्बर में ही आ जाता, लेकिन इस बार उसे कुछ तो चेंजेस दिखाई दिए और वो आईडी भी पता चली होती है, पर आईडी के सीक्वेंस वो एकदम से भूल चुका था। अब फ्रैंक उस जगह से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि ये पता करता है कि आखिर उसे पकड़ा क्यों गया है। क्योंकि अगर वो भी दिमाग लगाएगा और पेन ड्राइव के बारे में पता करेगा तो डायरेक्टली वो बचने के लिए आईएसएन वालों को वो पेन ड्राइव दे सकता था। अब फ्रैंक यहाँ से थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए उस रूम में चला जाता है और अपनी यादों की मदद से पर्टिकुलर मोमेंट पर जाकर देखने लगता है। फ्रैंक बेचारा वही कोशिश कर रहा था अपनी यादों में जाकर कि उसे कुछ पता चले, लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। और अब एक ऐसी खतरनाक चीज हुई जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। आसमान की तरफ से शहर में एक बिजली गिरी जिससे कि चारों तरफ की इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट एकदम से बंद पड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक कोई फ्यूचर देख रहा है जो ऑब्वियसली जाकर आगे सच होगा। अब फ्रैंक ने अपनी आंखें वापस उसी रूम में ओपन कर ली थी। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अब रूम की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। वो एआई भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। फ्रैंक को तो अब यहाँ घुटन होने लगती है और वो लगातार एआई से मदद मांगता है, लेकिन डीएक्टिवेट और पावर सप्लाई ना होने के कारण एआई भी कुछ नहीं कर सकता था। बेचारे फ्रैंक के पास तो अब बिल्कुल भी रिसोर्सेज बचे नहीं है और जब तक एआई वापस नहीं आ जाता तब तक वो कोई कमांड भी नहीं दे पाएगा। अब तो लग रहा था कि फ्रैंक इसी चैम्बर में घुट घुट कर मर जाएगा, पर तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आती हैं। फ्रैंक जब एक पाइप के सहारे देखने चला गया तो वहाँ दूसरी तरफ कोई तो मौजूद था जो उसी की तरफ बचने के लिए चिल्ला रहा होता है। फ्रैंक ने भी आवाज देकर ये बताने की कोशिश की कि वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो दूसरे आदमी से पूछ रहा था कि तुम्हारे बारे में बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। उस दूसरे चैम्बर में जो आदमी था वो अपना नाम फ्लेचर बताता है। फ्लेचर दरअसल उस अलायंस ग्रुप का हेड होता है जो कि आईएसएन के अगेंस्ट थे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो फ्रैंक भी कहीं न कहीं फ्लेचर के लिए काम करता था, लेकिन ये बातें पता नहीं कैसे फ्रैंक को याद ही नहीं। फ्लेचर तो फ्रैंक को उस पूरे रूम के बारे में बताने लगा कि आईएसएन ने जानबूझकर हमें यहाँ पर कैद किया है ताकि वो हमारे दिमाग से कोई की मेमोरीज निकाल सके। पर फ्लेचर फ्रैंक को एक ट्रिक सिखाता है जिससे कि वो आईएसएन को पूरी तरीके से गुमराह कर सकता था। जैसे कि ट्रेनिंग के दिनों में उन्हें बताया गया होता है कि किस तरीके से वो अपनी मेमोरी को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लेचर ये बताता है कि जिस तरीके से फ्रैंक के फादर कुछ समय पहले बीमार थे वो उनके लिए हमेशा पैनकेक बनाया करता था, लेकिन अब जब आईएसएन वाले उसके दिमाग में जाकर देख रहे हैं तो उसने पैनकेक की जगह पर वेफर्स डाल दिए। इस तरीके से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। यानी जो भी उसके दिमाग में जाकर सारी यादों को देखेगा तो उसे चेंज हुए प्रोडक्ट्स या फिर चीजें ही दिखाई देंगी। हाँ, ये बात है कि पूरी तरीके से उसे चेंज करना मुश्किल है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स को ऑब्वियसली चेंज किया जा सकता है। फ्लेचर तो फ्रैंक को ये भी खुशखबरी देता है कि इस चैम्बर से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्लेचर ने तो उस पाइप में लगी हुई जाली को भी निकाल दिया था और फ्रैंक एकदम पागलों की तरफ वहाँ पर कुछ चीजें ढूंढने लगा जिससे कि यहाँ से बाहर निकला जा सके। यहाँ से फ्रैंक की मेंटल कंडीशन एकदम अजीब लग रही होती है, जैसे पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है और उसके दिमाग में जो यादें चल रही है वो उसकी नहीं है, इसी एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा उन्हें क्रिएट किया गया।
अब यहाँ धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और फ्रैंक को कोई भी रास्ता मिल ही नहीं रहा था यहाँ से निकलने का। वहीं दूसरी तरफ फ्लेचर को भी काफी घुटन होने लगी थी और अब एंड में वो एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेता है। उसने तो फ्रैंक से कह दिया कि तुम चाहे जो भी करो वो वही करेगा जो उसका मन चाहेगा। फ्लेचर ने साफ बता दिया फ्रैंक को कि वो सुसाइड करने जा रहा है। फ्रैंक तो फ्लेचर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब सिस्टम में अलार्म बजने लगे थे। चारों तरफ फॉग फैला दी जाती है लेकिन फ्लेचर को कोई रोक नहीं पाया। वो सुसाइड कर लेता है और वही मर जाता है। बेचारा फ्रैंक फिर से अकेला हो गया था और पता नहीं उसे यहाँ कब तक रहना पड़े। तुरंत ही उसे बेहोश कर दिया जाता है और फ्रैंक की नजर फिर से उसी रूम में ओपन हुई। सब कुछ बैक टू नॉर्मल लग रहा था और वो वहाँ से अब तक नहीं निकला। इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई वापस से रिस्टोर हो चुके थे तो अब वो हावर्ड नाम का एआई भी एक्टिवेट हो जाता है। हावर्ड तो फ्रैंक को पाकर पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर किस रीजन से आए हो। हावर्ड ऐसी बातें कर रहा था तो फ्रैंक एकदम चौंक गया, लेकिन अब वो थोड़ी देर बाद समझ चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से ये एआई रिबूट हो चुका है। यानी फ्रैंक ने हावर्ड के साथ इतने समय जब इस रूम में बिताए थे वो सारी मेमोरीज उसके हार्ड डिस्क के मिट चुकी हैं। फ्रैंक को वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी इस एआई की इन्वेस्टिगेशन का। भाई इससे बड़ा टाइम लूप तो किसी ने नहीं देखा होगा। पर यहाँ फ्रैंक को एक बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से वो दूसरा आदमी फ्लेचर उनके पास आया था और उसने सुसाइड कर लिया, ये भी हो सकता है कि आईएसएन द्वारा बनाई गई एक सोच हो। वो ट्रिक करना चाहते हैं फ्रैंक को कि किस तरीके से हार्ड डिस्क पता चल जाए और फ्रैंक यही ट्राई कर रहा है कि उस हार्ड डिस्क की चीज को किसी और ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दे। फ्रैंक बेचारा हताश होकर वहीं पर अपने दिन काटने लगता है। अब फ्रैंक अपने आप को फिर उसी रेस्टोरेंट में पाता है जो कि गैबी का था। पर हमेशा की तरह जो गैबी फ्रैंक को पहचानती नहीं थी, इस बार वो फ्रैंक को अपने नाम से बुलाती है। यानी ये जो विजन देख रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है बल्कि उसका एक चेंजेस वाले पार्ट है। हो सकता है कि आईएसएन वाले जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, लेकिन फ्रैंक कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो तुरंत ही अब डेस्क के नीचे चला जाता है ताकि आईएसएन के स्कैनर्स उसे डिटेक्ट न कर सके। एक कस्टमर तो डर कर वहाँ से चला गया, जिससे कि गैबी तुरंत ही फ्रैंक के पास आकर समझाने लगती है। फ्रैंक बेचारा ये बताने लगा कि रियलिटी और इमेजिनेशन में मुझे फर्क करना नहीं आ रहा, और वो तो ये भी कहने लगा कि शायद तुम्हारा ये पूरा रेस्टोरेंट एकदम से नकली है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है और एग्जिस्ट नहीं करता। गैबी तो इस बात पर हंसने लगी और फ्रैंक को कहती है कि तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि भले ये तुम्हारे लिए इमेजिनरी हो लेकिन हम सब रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ फ्रैंक ने आईएसएन के उस डिवाइस को ट्रिगर नहीं किया था जिससे कि वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होता और दोनों ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते नहीं। फ्रैंक को बहुत सारा टाइम मिल जाता है जिससे कि वो गैबी से बात कर सके। उन्हीं सारे इमेजिनेशन के अंदर वो अलग अलग चीजें सोचता है, जैसे कि वो कभी एक अलग ही दुनिया में मौजूद है और दूसरी तरफ वो अपनी उस तरीके की लाइफ जी रहा है जैसा कि उसने सोचा था। साथ ही साथ फ्रैंक उन चीजों के ऊपर भी प्रैक्टिस करता है जो बातें उसे फ्लेचर ने बताई थी, यानी अपनी मेमोरीज की थोड़ी थोड़ी चीजों को बदल देना। इनफैक्ट अब फ्रैंक यहाँ पर थोड़ी कोशिश करने के बाद बहुत ही अच्छा हो जाता है मेमोरी एक्सचेंजिंग में, यानी वो अच्छी तरीके से आईएसएन को ट्रिक कर सकता है। थोड़ी देर में फ्रैंक जब रेस्टोरेंट में से उठ रहा था तो स्कैनर्स ने उसे डिटेक्ट कर लिया और अब तुरंत ही वो दोनों ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं। पर ऑब्वियसली फ्रैंक को पता था कि वो नेक्स्ट हमला कब करेंगे, इसीलिए वो गैबी के साथ मिलकर दोनों ही ऑफिसर को मारने लगे। अब तो गन फ्रैंक और एबी के पास थी और वो पूछ रहे होते हैं कि इन सोल्जर्स को क्या पता है, लेकिन फ्रैंक बताने लगा कि ये सब कुछ नहीं जानते, ये सब सिर्फ मेरे मेमोरी का एक पार्ट है। लिटरली पता चला कि इस बार फ्रैंक ने अपनी मेमोरी को चेंज करके इन दोनों सोल्जर्स को खुद यहाँ बुलाया था। शायद वो इसी टेक्निक का यूज करके आईएसएन वालों को ट्रिक कर सकता है और फ्लेचर कहीं न कहीं यही चीजें उसे समझाने का ट्राई कर रहा है। वो इमेजिनरी मोमेंट अच्छी तरीके से बिताने के बाद वापस फ्रैंक अब उसी चैम्बर में पहुंच जाता है। फ्रैंक ने चैम्बर में से बाहर निकलने के लिए कई सारी चीजें ट्राई कर ली बट वो बार बार चैम्बर में पहुंच जाता। वो तो हार्वर्ड नाम के ऐसे कहता है कि मैं अपोजिशन का वही मेंबर हूँ जिसने की वो वायरस बनाया था और पेन ड्राइव में डाला था, लेकिन मुझे खुद याद नहीं कि मैंने पेन ड्राइव कहाँ पर छुपा कर रखा है, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो। पर एआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए फ्रैंक एकदम फ्रस्ट्रेशन में सीधा कुछ रस्सी की मदद से अपने गले पर लगा लेता है और अपनी जान देने का ट्राई करता है। हार्वर्ड नाम का वो एआई जो रिस्पॉन्सिबल था फ्रैंक की सारी सेफ्टी के लिए, वो जैसे ये नोटिस करता है तो उसने अलार्म बजा दिया था। सीधा वहाँ पर एक डोर ओपन होता है और उस जगह से वही छोटा रोबोट आ रहा था जिसके पास एक गन होती है। उस गन की मदद से सीधा उसने रस्सी पर निशाना लगाया जिससे कि वो टूट गई और फ्रैंक वहाँ से नीचे आ गया। पर यहाँ पता चला कि ये तो फ्रैंक की एक चाल होती है। वो उस जगह से निकलते हुए सीधा बाहर भागने लगा, लेकिन इस बार वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो डक के रास्ते से सीधा पहुंच जाता है कंट्रोल रूम के अंदर। कंट्रोल रूम में हार्वर्ड नाम के उस एआई के सारे फंक्शनिंग रखी गई थी, यानी इस जगह से चाहे तो फ्रैंक उसे डीएक्टिवेट कर सकता है। फ्रैंक आखिरी बार उस हार्वर्ड नाम के एआई से बात कर रहा था कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है,
क्योंकि इस तरीके के चैम्बर में अगर इंसान अकेला रहे तो वो पहले ही दम घुटने और अकेलेपन के साथ मर जाता था। पर हार्वर्ड नाम के उस एआई ने फ्रैंक के दिमाग को बिजी रखा बातचीत करके। बट अब फ्रैंक को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। वो चाहता है कि अब ये एआई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। फ्रैंक जो कि एक अच्छा टेक्नीशियन था, तुरंत उसने कई सारी चीजों को अप्लाई किया और किसी भी तरीके से एआई को शट डाउन कर दिया। उसे लग रहा था कि ये एआई भी कहीं न कहीं रोल प्ले करता है उसके दिमाग को चकराने के लिए। अब किसी के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए फ्रैंक सीधा ऊपर की तरफ चला गया उस डेजर्टेड एरिया में। डेजर्टेड एरिया से एक पहाड़ी वाला इलाका जुड़ा हुआ था। उस जगह से ट्रेवल करते रहने पर फ्रैंक को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है तो उसे एक बूढ़े आदमी जो कि टूरिस्ट था उसने रेस्क्यू कर लिया होता है। फ्रैंक उस जगह से चला जाता है और अपनी दुनिया से कांटेक्ट पूरा खत्म कर देता है। यानी वो एक सीक्रेट जगह पर रह रहा था जहाँ आइसन वाले नहीं पहुँच सकते। अब हमें कुछ समय बाद का मोमेंट दिखाया गया जब फ्रैंक वापस से उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। रेस्टोरेंट में आते ही वो सीधा चला गया उस फोटो के पास जिसे कि वो लगातार शुरुआत से देखता ही आ रहा है। पता नहीं इस फोटो फ्रेम के अंदर फ्रैंक ने कौन से राज छुपा कर रखे हैं। उस जगह पर गैबी भी मौजूद थी, लेकिन जब फ्रैंक जाकर उससे बातचीत करने लगा तो गैबी अपना नाम मेडेलिन बताती है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फ्रैंक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। फ्रैंक बड़े प्यार से मेडेलिन को कहता है कि उसे एक कॉफी चाहिए, तो मेडेलिन वो बनाने चली गई। अब यहाँ फ्रैंक एक डार्क सीक्रेट रिवील कर रहा था। वो सीधा उस फोटो फ्रेम के पास चला जाता है और उसके अंदर से वही पेन ड्राइव निकालता है। यानी कि ये वही पेन ड्राइव था जिसके अंदर वो वायरस मौजूद है और ये वायरस पूरे इंटरनेट और आइसन के बारे में सब कुछ रिवील कर सकता है। पर फ्रैंक ने वो पेन ड्राइव अपने पास न रखते हुए डस्टबिन में फेंक दिया था। यानी कि उसने डिसाइड किया है कि वो इस वायरस का कभी यूज नहीं करेगा। कोई अपोजिशन रूलिंग कम्युनिटी को वो बिल्कुल भी डिफेम नहीं कर सकता जब तक उन्होंने सच में कोई गलत काम ना किया हो। ये सब तो फ्रैंक और उसकी कम्युनिटी वालों ने जानबूझकर गलत बातें फैलाई थी आइसन के बारे में, पर अब वो ये सारी चीजें नहीं करना चाहता। फ्रैंक अब सीधा जाकर मेडेलिन के पास बैठ जाता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। मेडेलिन भी फ्रैंक को बहुत पहले से जानती थी और बिल्कुल भी उससे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव नहीं करती है। फ्रैंक ने गैबी के साथ इतने अच्छे मोमेंट गुजारे थे कि अब वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। यानी वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। दोनों अच्छी खासी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर हमें ऊपर की तरफ वही कैमरा दिखाया गया आइसन का जो उनके ऊपर पूरी नजर रख रहा है। यानी एक तरीके से ये पूरा ट्रैप आइसन द्वारा ही बनाया गया है। सच्चाई तो ये थी कि फ्रैंक कभी भी उस चैम्बर में से बाहर निकला ही नहीं। आइसन वाले यही चाहते थे कि वो ये सोचे कि वो बाहर निकल चुका है और अपने इमेजिनेशंस में वो पेन ड्राइव के बारे में बता दे। तो जब फ्रैंक ने फोटो के पीछे से वो पेन ड्राइव निकाला तो ये सारी चीजें आइसन के कैमरा ने रिकॉर्ड कर ली थी और उन्हें पता चल गया होता है कि ये पेन ड्राइव कहाँ पर है। अब जब ये सारी चीजें एकदम प्रूफ हो चुकी हैं और आइसन वालों को कोई खतरा नहीं है तो फ्रैंक को भी छोड़ दिया जाता है। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। इस लास्ट टाइम में ही फ्रैंक अपनी असली दुनिया में है। बाकी प्रीवियस टाइम पर जितनी बार वो रूम से बाहर निकलने का ट्राई करता है वो सब उसके दिमाग में हो रहा था। उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और जो फ्लेचर नाम का आदमी उसके दूसरे चैम्बर में था वो भी रियलिटी में नहीं प्रेजेंट होता। फ्रैंक की जो कम्युनिटी थी वो उसे ट्रेनिंग देती थी कि किस तरीके से आइसन को गिराना है, तो उसने उस मोमेंट पर अपने कम्युनिटी के लीडर को इमेजिन कर लिया। इनफैक्ट आइसन वालों को ये भी पता चल जाता है कि कैसे फ्रैंक अपनी इमेजिनेशन को बदल रहा है। वो उसी पैटर्न को एनालाइज करने लगे और आखिरकार फ्रैंक के दिमाग से पेन ड्राइव की लोकेशन एक्सट्रैक्ट ही कर ली। लेकिन एंडिंग एकदम क्लियर थी कि फ्रैंक आजाद हो चुका है। आइसन वालों का काम होने के बाद अब उन्हें कोई टच नहीं कर सकता और वो पूरी दुनिया की एक बहुत ही रूलिंग कम्युनिटी बन गई। कहानी का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है इन्फिनाइट चैम्बर, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैंक ने जितनी बार भी भागने की कोशिश की वो बार बार उसी जगह पर पहुंच जाता। जब तक आइसन वालों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई तब तक वो उसे वहीं पर रखते हैं। अगर फ्रैंक ये चीजें पहले ही कर देता तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।